तो गुड इवनिंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे निर्वाचन पद्धति। इलेक्शन के मेथड जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, चाहे वो इंडिया की बात करो, अमेरिका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, दुनिया के अधिकांश देशों में वर्तमान में डेमोक्रेटिक सेटअप है। और जहाँ लोकतांत्रिक सरकारें हैं उन देशों में निर्वाचन के माध्यम से सरकारें चुनी जाती है। तो निर्वाचन में निर्वाचन पद्धति बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है कि किस तरह लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर रहे हैं। तो मेथड आपको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको निर्वाचन के विभिन्न प्रकार के मेथड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। इसमें से कई सारी पद्धतियों के बारे में आप जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या होता है, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने सुना है, पढ़े हैं। ये जो नोट्स हैं ये क्लास के बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप इन नोट्स से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इन नोट्स के माध्यम से आप जो है सारे इलेक्शन के जितने मेथड है ना, इन सबको आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में सबके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो एक एक से समझ लीजिए। सबसे पहले सबसे जो पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सर्वाधिक पॉपुलर है और सर्वाधिक तौर पे देखा भी जाता है। सर्वाधिक मत प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न से बनता है और पूछा जाता है कि ये कहाँ देखने को मिलती है। तो देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये एक प्रकार से इसे कहते हैं सर्वताग्राही मत प्रणाली, कि सर्वाधिक मत मिलने वाला जो कैंडिडेट होता है वो इस प्रणाली में विजयी हो जाता है। जैसे वर्तमान में अगर आप भारत में बात करो तो भारत में चाहे लोकसभा का निर्वाचन हो, विधानसभा का निर्वाचन हो, पंचायत का निर्वाचन हो, जितने प्रकार के हमारे कंट्री में इलेक्शन होते हैं जहां आप लोग वोट करते हो, उन सब में आपको एक ही प्रणाली देखने को मिलती है। इसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसे कई कई नामों से जानते, सर्वाधिक मत विजेता प्रणाली, सर्वाग्राही मत प्रणाली, कई प्रकार के इसके नाम है। तो यहाँ जो यूजीसी नेट में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में से जो प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कई प्रकार की प्रणाली होती है। लिस्ट प्रणाली वो किस प्रकार की होती है, तो आज इन सारे डाउट्स को आप क्लियर करके समझ जाओगे। देखो, सर्वाधिक मत प्रणाली जो होती है, इसे सर्वाधिक मत मिलते वो प्रत्याशी चुनाव जीतता है। इस प्रणाली का एक सिंपल सा सिस्टम है। ये ऐसी होती है कि मान के चलो किसी भी पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में हम बांट देते हैं। हमारा कंट्री है, अब हमारे कंट्री में लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो लोकसभा के निर्वाचन में आपने क्या किया, हमारे पूरे देश को विभिन्न प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। अब उस निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव लड़ते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है उसको हम विजेता घोषित कर देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी वो आदमी क्या हो गया, वो जीत गया। सर्वाधिक मत मिलने वाला आदमी जीत जाता है। जैसे मान के चलिए आप 100 लोग वोट डालने वाले, निर्वाचन क्षेत्र हो गया 100 लोगों का। अब 100 लोग वोट डालने वाले, तो 100 लोगों में से अब हमने 4 आदमी खड़े कर दिए चुनाव लड़ने वाले। उनमें एक को मिला 40 वोट, दूसरे को कुछ 30 वोट, किसी को कुछ। तो जो 40 वोट जिसको मिला है वो सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला है, तो उसको आप लोग बोलते हो कि ये क्या है, ये विजेता घोषित कर दिया गया। इस प्रणाली की कई सारी खामियां भी हैं, लेकिन ये प्रणाली आप देखोगे तो बड़ी आसान है। भाई सर्वाधिक मत किसको मिले वो जीत गया। तो जितने भी दुनिया के अधिकांश विकासशील देश हैं, उन सभी विकासशील देशों में यही प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि गणितीय तरीका से आप देखोगे, गणना करने के तरीका से आप देखोगे, तब भी आसान है और बड़ी आसान नजर आती है प्रणाली। तो इस प्रणाली को अब बहुत आसान तरीका से मानते हो, इसीलिए ये थोड़ी यूजफुल हो जाती है। इसे आप लोग नाम दे देते हो। एक सदस्यीय, आप इसमें देखेंगे तो साफ साफ मेंशन है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक सिंगल मेंबर का चुनाव होना होता है।
लेकिन सिंगल मेंबर का चुनाव होना होगा, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, इसमें एक आदमी चुनाव जीतने वाला होगा, लेकिन चुनाव में खड़े तो बहुत लोग होंगे। मैंने आपसे कहा कि 1000 लोगों का इलेक्टोरल मतलब मान के चलिए निर्वाचन क्षेत्र है। अब 1000 लोगों के निर्वाचन क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसमें से अब खड़े हुए लोग, अब एक आदमी को मिल गई 400 वोट, दूसरे को मिल गई 300 वोट, तीसरे को मिल गई 200 और लास्ट को मिल गई 100। तो 400, 300, 700 और 300 1000 हो गई है। ये देखो 1000 वोट हो गई। अब इसमें जीता कौन? जिसको 400 वोट मिली है, मान लो इसका नाम करण है, तो यहां पर करण कौन हो गया? करण यहां पर जीत गया। आप मेरी बात समझ गए। लेकिन इसकी खामी क्या है? इसकी खामी यह है कि इसमें 600 लोगों ने करण को रिजेक्ट किया है, 400 लोगों ने करण को पास किया है, तब भी करण यहां पर चुनाव जीत गया। तो इसको आप लोग नाम देते हो कि दिस इज कॉल्ड, इसीलिए आप बोलते हो कि कभी कभी कही जाती है कि मूर्खों की प्रणाली है, कभी कभी आप इसे मूर्खों की प्रणाली के नाम से भी जान लेते हो। लेकिन ये विकासशील देशों में ज्यादा देखने को मिलती है, गणितीय गणना से बड़ी आसान प्रकार की होती है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है वो इसमें चुनाव जीत जाता है। भारत में लोकसभा, भारत में विधानसभा, भारत में पंचायत का निर्वाचन, यानी आप लोग अभी आम आदमी हो ना जी, तो आप जहां पर भी वोट डालते हो आप इसी प्रणाली से वोट डालते हो, साधारणतः इस बात को आप मान के चलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। इसमें आप देखोगे तो विकासशील देशों में ये प्रचलित होती है। देश को समान आकार के कई चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर देते हैं। चुनाव क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? निर्वाचन क्षेत्र। जैसे हमारे देश में लोकसभा में आप देखते हो, विधानसभा में आप देखते हो, निर्वाचन क्षेत्र में हम बांट देते हैं अपनी कंट्री को। वर्तमान समय भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र में हम अपने देश को बांट देते हैं। तो 543 निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वो जनसंख्या के आधार पर होते या राजनीतिक आधार पे उनको हम अपने अकॉर्डिंग बांट देते हैं, और वहां एक व्यक्ति को चुनाव जीतना होता है। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा हमें से समझ लेंगे आप। विजेता प्रत्याशी को सर्वाधिक मत प्राप्त करते हो, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसी को जीता हुआ इसमें मान लेते हैं। इस व्यवस्था में कभी कभी हारे हुए सभी प्रत्याशियों का मत विजयी प्रत्याशी के मत से अधिक होता है। ये मैंने आपको भी समझाया था, और ये बड़ी खामी है इसकी। आपने देखा 600 वोट ज्यादा है और 400 वोट कम है, लेकिन फिर भी 400 वोट प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि विजेता घोषित कर दिया गया। तो इस प्रणाली की बहुत बड़ी खामी है। लेकिन अभी प्रणाली बड़ी आसान है कि 5 लोग खड़े हुए चुनाव में, सबने वोट डाला, जिसको ज्यादा मिला वो जीत गया। तो इसमें अल्पसंख्यकों का बड़ा नुकसान होता है। तो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि अल्पसंख्यकों को नुकसान इसी प्रणाली में देखने को मिलता है। इसमें माइनॉरिटीज जो होती हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान इस प्रणाली में आपको देखने को मिलेगा। अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा इसमें नुकसान होता है। संख्यकों का अच्छा खासा नुकसान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अतः मतदाताओं को विकल्प सीमित हो जाते हैं। सीमित तो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि देखो अब उनके पास 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो 4 में से किसी एक को वोट होने देना होगा, और इसमें जो भी दल जीतता है उसी दल की विधायिका में अपनी पूरी चलती है, और वही दल विधायिका में अपने अनुसार सारी चीजों को चलाता है। वो दल अपने आप में पूर्ण प्रतिनिधित्व में आकर चीजों को कर रहा होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब आती अगली प्रणाली। देखो, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके कई प्रकार की, इससे आप लोग जानते हो। अब एक तो हो गया जो आपको अभी आपने पढ़ी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अलावा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जहां अल्पसंख्यकों का ध्यान दिया जाता है, यहां पर जो चुनाव जीतता है प्रतिशतता के आधार पर जीतता है। वहां पर चुनाव किस आधार पर जीता था? किसको सर्वाधिक मत मिले। लेकिन जो दूसरी वाली प्रणाली में आपको पढ़ाने वाला हूं, यहां पर जो व्यक्ति चुनाव जीतता है तो प्रतिशतता के आधार पर जीतता है कि आपको कितना रेशियो ऑफ परसेंटेज वोट मिला। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कितना परसेंट ऑफ वोट आपको मिला, तो इसे आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हो। अब तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे काम करता है, इसको एक बार आपको समझना होगा। देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो थ्योरी है, इसके जन्मदाता थॉमस एयर है। अब थॉमस एयर को इसका जन्मदाता कहा जाता है, मैंने अपने नोट्स में इसको मेंशन भी करवाया है।
नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल जो है वो एक मंत्री हुआ करते थे, डेनिस के मंत्री, जिनका नाम था कार्ल आंद्रा। उन्होंने इस प्रक्रिया की पूरी खोज करी थी, शुरुआत करी थी। थॉमस हेयर ने इसको एक अच्छा रूप दे दिया। उनकी किताबें बड़ी फेमस है, मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इस किताब का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, बुक के लेखक कौन है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा बनेगा यूजीसी नेट में, और आपको सिंपल तरीका से समझना होगा कि द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के लेखक कौन है। तो आपको इसका उत्तर देना होगा कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक थॉमस हेयर है। इस व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें परसेंटेज चाहिए। इसमें किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए वोट परसेंटेज की आवश्यकता होती है, और ये कई प्रकार की होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कई प्रकार होते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति को चुनाव जीतने के लिए परसेंटेज की आवश्यकता होती है कि उसे कितना परसेंटेज ऑफ वोट मिला या नहीं मिला। जिस दल को चुनाव में जितने प्रतिशत मत प्राप्त होता है उतने प्रतिशत सीटों को ही उसको प्राप्त होती है। तो यहां पर क्या परसेंटेज का गेम है। इसमें यह गेम नहीं है कि सर्वाधिक मत मिला तो मैं जीत गया, नहीं। इसे 50% का गेम कर दिया। अब मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या था कि वहां पर तो भैया आदमी को 40% वोट मिला था, वो भी जीत गया था। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको निर्वाचन जीतने के लिए कम से कम 50% मतों का प्राप्त करना अत्यधिक जरूरी है। अब आप मुझसे पूछोगे इसके टाइप्स कितने, तो ये कई प्रकार का होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कई प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, और कई प्रकार से आप इसके बारे में पढ़ते हो। जैसे इसके कई प्रकार हैं। इसके अंतर्गत अन्य प्रणाली निम्नलिखित है। इसके अंदर कई प्रकार की प्रणाली आती है। फॉर एग्जाम्पल आनुपातिक प्रतिनिधित्व आता है, जिसे कहते हो लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली, ये बहुत ही फेमस है। एक आता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये बहुत फेमस है, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। सिंगल ट्रांसपेरेंट वोट सिस्टम मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये प्रश्न पूछता है कि ये बताइए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एकल संक्रमण मत प्रणाली आती है नहीं आती है, उसी के अंतर्गत आती है। तो ये आपको याद रखना होगा। इसके नीचे अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संचयी प्रणाली, क्यूमुलेटिव इलेक्शन मेथड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन सारी प्रणालियों के बारे में आज आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, और सब कुछ आपकी समझ में बेहतरीन तरीका से आने वाला है। इनको एक बार आप देखिए। देखो सूची प्रणाली सबसे इंपॉर्टेंट है। लिस्ट सिस्टम, सूची प्रणाली क्या होती है, बड़ी काम की चीज है। इसको एक बार बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। दुनिया के कई सारे देशों में सूची प्रणाली अपनाई जाती है। सूची प्रणाली में क्या होता है? सूची प्रणाली में पूरा देश जो होता है वो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसमें ऐसे नहीं होता कि हमारे कंट्री की तरह लोकसभा के 545 बना दिए, 543 निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या पूरा जो कंट्री है, पूरा का पूरा जो कंट्री है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। पूरा का पूरा जो देश है वो निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। अब उस निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश को मानकर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने मतदाता जो है अपने प्रतिनिधि अपने खड़े कर देती है। अब देखोगे आप पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। यहां पर आप देखोगे तो पूरा जो कंट्री है वो एक निर्वाचन क्षेत्र है। पूरा कंट्री एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। पूरा का पूरा कंट्री अलग अलग नहीं है। इजराइल, यूरोप के अधिकांश देश, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में व्यवस्था लागू है। यहां पर क्या करते हैं, पूरा कंट्री जो है, पूरा देश आप देखोगे एक निर्वाचन क्षेत्र है। अब इसे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। जैसे मान के चलो हमारे कंट्री में बीजेपी है, अब मान के चलो हमारे कंट्री में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो दुनिया के ऐसे और देशों में पार्टीज होती हैं। बेल्जियम में देखो, जर्मनी में देखो, स्विट्जरलैंड में देखो, वहां पार्टीज हैं। अब क्या करता है कि जिस पार्टी को जितना पूरे कंट्री का वोट मान के चलो 100% है पूरे कंट्री का, आपने कहा सर ठीक है। अब बीजेपी को मिला 10% वोट, या मान लो बीजेपी को देते हैं थोड़ा ज्यादा, 40% मिला। कांग्रेस को मिला 30%, आम आदमी पार्टी को मिला 10%। तो 4 सीटों पे चुनाव जीत गई बीजेपी, 3 पे जीत गई कांग्रेस और 1 पे जीत गई आम आदमी पार्टी। यानी पूरे देश का एक परसेंटेज में से पूरे देश के लिए आप जो है निर्वाचन लड़ते हो,
और पूरे देश में से जितना परसेंटेज ऑफ वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएगा वो पॉलिटिकल पार्टी उतनी सीटों पे चुनाव जीत जाती है। यानी पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र है, पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है। अब पूरे देश का जितना परसेंटेज ऑफ वोट आपको प्राप्त होगा, सपोज करो पूरे देश में 1,00,000 लोग हैं, अब 1,00,000 लोगों का 10% किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया, किसी को 20% मिल गया, किसी को 80%, किसी को मिल गया, किसी को 70% मिल गया, सपोज जो भी है। तो 1,00,000 लोगों में 1,00,000 लोगों में जो वोट परसेंटेज आपको मिला है उसी अकॉर्डिंग आप चुनाव जीत चुके। आप अपने कैंडिडेट को उन वोट्स पे जीता, उन सीट्स पे जीता हुआ मान लोगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो पूरे देश को इसमें बांटते हैं, लिस्ट प्रणाली से नाम देते हैं। यहां पर देखोगे दलों के द्वारा उम्मीदवारों की सूची का निर्माण होता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मैंने कहा आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो मतदाताओं के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, मतदाता दल का वोट देते हैं, प्रत्याशी को नहीं। इसमें एक सिंपल बात क्या है वो आपको समझनी है। यहां पर मतदाता दल को वोट देते, यहां पर मतदाता दल को वोट देते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि को वोट नहीं देते। जैसे बीजेपी पार्टी को 10% वोट मिल गया तो बीजेपी पार्टी को वोट मिल गया, मतदाता किसी दल को वोट ही देंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को वोट यहां पर नहीं करते हैं। तो इसे आप दल प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसको लिस्ट प्रणाली के नाम से जानते हैं, इसको आप सूची प्रणाली के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड लिस्ट सिस्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना। दलों को उतनी ही सीटें प्राप्त होती जितने प्रतिशत मत उन्हें चुनाव में मिलते हैं। बहुत ही सिंपल। मैंने कहा ना, जैसे आप बीजेपी बीएसपी सब लिखा हुआ है। अभी मान के चलो हमारी कंट्री का टोटल वोट है, परसेंटेज है, अब इसमें से आम आदमी पार्टी को मिला 42%, तो अब इतनी सीटों पे आम आदमी पार्टी जीत गई। 23% कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस जीत गई। बीजेपी को मिला ये वाला रंग बीजेपी को देते ना, कम परसेंटेज मिला, इतने बीजेपी जीत गई। तो पूरे देश एक विधायी क्षेत्र के रूप में समझा जाता है और देश में अत्यधिक छोटे दलों को निष्कासित करने के लिए एक न्यूनतम सीमांकन का निर्माण भी किया गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतने से कम वोट मिला। मान के चलो अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिला 5%, तो उसका क्या ही मतलब है, उसको हटा दो। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट उसे इतनी मिलनी चाहिए, उस वोट को मिलने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी जो है उतने उम्मीदवार उसके चुनाव जीत जाएंगे। जर्मनी में कम से कम 5% वोट मिलने वाले दल को ही एक भी सीट नहीं मिलेगी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जर्मनी में 5% से कम वोट मिली तो उसे एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, इसको आप नाम देते हो सूची प्रणाली। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा कि सूची प्रणाली क्या होती है। समझ में आ गया सूची प्रणाली क्या होती है? पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ गया भाई? यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको परसेंटेज मिल रही है, इसमें आपको प्रपोज। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ में आया। चलो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सबसे बेहतर तरीका है, इस प्रणाली के द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व संभव है। इस प्रणाली से जो अल्पसंख्यक है उनका प्रतिनिधित्व जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो इस प्रणाली के माध्यम से क्या संभव है। इस चुनाव प्रणाली में राष्ट्रीय एकता की भावना का निर्माण होता है, क्योंकि पूरा राष्ट्र जो है वो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो इस प्रणाली से आप देखोगे कि राष्ट्र की एकता का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारे कंट्री की तरह कि नहीं है भैया वहां पर ये सीट तो है, यहाँ कांग्रेस को इतना मिला, वहां बीजेपी को इतना मिला। यहाँ पूरा राष्ट्र एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में देखने को मिलता है। तो अच्छी प्रणाली है, अच्छी चीज है,
और इसे अच्छा ही माना जाता है। आप इसे अकॉर्डिंग इसे देख सकते हो, ये बेहतर है। ठीक है, तो इसे लिस्ट प्रणाली के नाम से आप जानते हो। समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई नहीं आई? यस सर, शिवम कुमार समझ में आ रही है बेटा? सभी की समझ में आ गई लिस्ट प्रणाली? प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा छोटे दलों का प्रतिनिधित्व प्राप्त संभव हो जाता है, क्योंकि आप अगर मान के चलो आपको 6% वोट मिल गए तो भी आपको एक सीट मिल जाएगी। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें यह था कि नहीं, जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है डिफरेंट है, तो यहां पर आपको सीटें मिल जाती हैं। समझौते और आम सहमति के द्वारा शासन संचालन होता है, क्योंकि सभी के पास अपने अपने सीटें होती हैं। इसीलिए इस प्रणाली में दोष यह है कि छोटे दलों को वरने में अस्थायी और कमजोर सरकार निर्माण होता है। अब छोटे दल को किसी को एक सीट मिल गई तो इससे नुकसान ये होगा कि किसी को छोटे दल बन गए काफी सारे, किसी को 6% वोट मिली, किसी को 5% वोट मिल गई। तो छोटे छोटे दल से क्या होगा कि जो सरकार बनेगी उनके पास छोटी छोटी सीटें होंगी, तो थोड़ी सी अस्थायी प्रकार की सरकार इसमें बनती है। क्योंकि सपोज करो इंडिया है, इंडिया में ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टी बन जाए जिनके पास एक एक सीट हो, तो वो आपस में लड़ेंगी। समझ रहे हो? आपस में लड़ेंगी, तो 50 पॉलिटिकल पार्टी के पास एक एक सीट हो तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगी, तो इससे गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्या है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके लिए हो जाती है। इसके सारे की सारे डायमेंशन हमने समझ ली। अब आती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। जैसे भारत में आप देखोगे तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमण मत प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का ही प्रकार है, लेकिन लिस्ट सिस्टम अलग था। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में जो वोट मिलता है वो कैंडिडेट को मिलता है, कैंडिडेट को वोट मिलता है एकल संक्रमण मत प्रणाली में। लेकिन कैंडिडेट को वोट मिलता है परसेंटेज के आधार पर। सपोज करो जिस कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट प्राप्त हो गया वो कैंडिडेट यहां पर जीत गया। यहां पर कैंडिडेट को वोट मिलता है। यहां पर वोटर जो होता है, सपोज करो मैं वोटर हूं, अब मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना वोट जो है राजू को दूं, विवेक को दूं। लेकिन मैं अपना वोट राजू को भी दे रहा हूं, विवेक को भी दे रहा हूं, सपना को भी दे रहा हूं, विक्रम को भी दे रहा हूं। अपनी चॉइस के आधार पर मैं अपना वोट दे रहा हूं। तो सिंगल व्यक्ति हूं मैं वोट डालने वाला, लेकिन मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरा जो मत है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इसको आप बोलते हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बात समझ में आई? मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरा जो वोट है, मेरा जो मत है, वो क्या होने लग रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको आप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जानते हो। ठीक है, यहां पर क्या होगा, अब यहां पर व्यक्ति वोट डालने वाला एक है और वो एक से अधिक व्यक्तियों को वोट कर रहा है अपनी चॉइस के आधार पर, और जिस व्यक्ति को 50% से ज्यादा वोट मिल जाएगा तो वो इस चुनाव को जीत जाएगा। यहां पर देखोगे आप, इसका प्रयोग आयरलैंड में होता है, इंग्लैंड में, उत्तरी आयरलैंड विधानसभा में, भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। एकल संक्रमण प्रणाली राष्ट्रपति के चुनाव में भी। यह भी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, क्योंकि प्रोपोर्शनली है, क्योंकि ये भी रेशियो पर काम करती है। देखो जहां पर भी परसेंटेज का गेम हो, जहां पर भी रेशियो का गेम हो, वो क्या है, वो सारी आनुपातिक है। और आनुपातिक के अंदर ही आप लिस्ट प्रणाली पढ़ते हो, आनुपातिक के अंदर ही आप लोग जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पढ़ते हो, आनुपातिक के अंदर ही आप क्यूमुलेटिव मेथड ऑफ इलेक्शन पढ़ते हो। ये सब आनुपातिक के अंतर्गत ही होती है। देखो अब इसके अंदर आप पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, फर्गस है, लॉरेन है, सीन है, एला है, फ्रैंक है। अब जिस व्यक्ति को यहां पर 50% मत प्राप्त होगा वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा। अब यहां देखो ये रेखा 50% की रेखा है। अब 50% वोट किसी को प्राप्त हुआ, इसको तो नहीं हुआ, ना इसको हुआ, ना इसको हुआ, इसको हुआ, ये चुनाव जीत गया अपना। सिंपल सी बात है। आप देखो आगे, समझो इस कहानी को, इसको आगे देखो, आगे इसमें क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, बाद में से ड्रिप संशोधित किया गया। हेयर इसके जनक है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। इस चुनाव प्रणाली में मतों का संक्रमण भी होता है। प्रत्याशी जिन्हें पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त होते हैं उनका नाम हटाकर उसे अन्य प्रत्याशियों को दूसरी वरीयता के अनुसार वितरित कर दिया जाता है।
आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन आपने देखा कि आप जब मत डालते हो तो आपका जो वोट है वो जिस कैंडिडेट को 50% मत मिल गए वो जीत गया, और जिसको 50% मत नहीं मिले तो जो लास्ट में रह जाता है उसकी वोटों को बांट देते हैं आप पहले, दूसरे, तीसरे वाले में। तो ये क्या बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें क्या होता है, एक निर्वाचन में चुनाव में मत डालने वाले व्यक्ति का मत, एक का मत संक्रमण के आधार पर क्या होता है, संक्रमणित होता है, संक्रमणित। तो इसे आप कहते हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, आसान थी, बहुत ही आसान है, इसका भारत में प्रयोग होता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर इनमें डिफरेंस क्या हो गया। अभी तक जरा आप समझा दीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, इसके बाद आप एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम को समझ लेना। इधर देखो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझ चुके हो, सर्वाधिक मतग्राही, सर्वाधिक मत जिसको प्राप्त हुआ वो जीत जाता है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो आपकी समझ में आ ही गया भाई। सर्वाधिक वाला तो आपकी समझ में आ गया कि इसमें सर्वाधिक मत जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। ये तो आपकी समझ में आ ही गया। अब दूसरा आता है जो मैंने आपको बताया था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला। इसमें एक होता है जिसको हमने नाम दिया था लिस्ट सिस्टम। ये देखो, अभी हमने इसके बारे में बात करी थी। इसमें क्या होता है, इसमें होता है पूरा कंट्री एक निर्वाचन क्षेत्र है। अब इस कंट्री में परसेंटेज बढ़ती है, क्या बढ़ती है, परसेंटेज बढ़ती है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को, इसको मान लो 10% मिली, इसको मान लो 20 मिली, इसको मान लो 40 मिली, इसको मान लो 30 मिली, इसको मान लो 10 मिली, तो परसेंटेज के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को, मैंने क्या बोला आपसे, परसेंटेज के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को सीट्स मिल जाती हैं पूरे कंट्री में, और उन सीट्स पे उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, तो वही प्रतिनिधि यहाँ पे चुनाव जो है वो जीत चुकी, तो उसको सीट पे से कहते हैं लिस्ट प्रणाली। अब मैं तीसरी की बात करूं आपके सामने, तो तीसरी मैंने क्या बोली, तीसरी मैंने बोली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय यानी आप इसे क्या नाम देंगे, आप इसे नाम देंगे सर, इसका नाम हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये क्या है मेरे भाई, इसको समझ। देखो ये क्या होती है, एकल संक्रमण प्रणाली क्या होती है कि यहां पर एक आदमी मत डालने वाला है, ये कौन है, ये वोटर है। अब इस वोटर के सामने ऐसे करके एक लिस्ट आई, ये लिस्ट आई, बिल्कुल लिस्ट आई, ठीक है, ऐसे करके इसके सामने लिस्ट आ रही है। अब ये क्या करता है कि यहाँ एक कैंडिडेट के नाम है, ये मान के चलो इसका नाम रामू है, इसका नाम विवेक है, इसका नाम करण है, इसका नाम आदित्य है, इसका नाम अंजलि है, इसका नाम XYZ कुछ भी है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ आप चॉइस दे रहे हो। मान लो आपने इसको दे दी नंबर 2 चॉइस, इसको दे दी नंबर 3 चॉइस, आप क्या दे रहे हो, चॉइस दे रहे हो। इसको आपने नंबर 5, इसको नंबर 6, इसको 8, इसको दे दी आपने 7, इसको आपने कुछ और चॉइस दे दी। तो आपने क्या किया कि आपकी जो वोट है ना वो चॉइस के आधार पे देख रहे हो कि आपकी वोट यहाँ जो है, चॉइस के आधार पे आपकी वोट यहाँ पर जा रही है। किसके आधार पे, चॉइस के आधार पे। चॉइस के आधार पे यहाँ आपकी वोट जो है वो आपको देखने को मिल रही है कि चॉइस के आधार पे आपकी वोट यहाँ पे क्या है, लोगों के पास जा रही है। इसको आप नाम देते हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल। चलो डन, आगे समझे, आगे का पॉइंट समझे हम, बिल्कुल यस, समझ में आ गया शिवम, विवेक, सबकी समझ आ गया, कोई डाउट किसी को।
कोई डाउट किसी को? सबकी समझ आ गया पॉइंट? पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो ये आपने समझ लिया, इस प्रकार से चीजें होती है। अब आता है अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली, एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम। ये कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार से सरकार बनती है, इसमें दोनों प्रकार से भाई अभी समझ में आया आगे पॉइंट? ठीक है, डन डन डन। अभी आगे समझो, अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रणाली, इसको बोलते हैं आप एडिशनल मेंबर्स इलेक्टोरल सिस्टम। एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें देखो दो चीजें हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये ऊपर दिया गया है, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, ये क्या है? इसमें जो वोट डलते हैं वो दोनों प्रकार से मिक्स होकर डलते हैं। आधी सीटों पर फर्स्ट पास द पास सिस्टम और आधी सीटों पर लिस्ट प्रणाली के द्वारा एक ही साथ दो प्रकार की प्रणाली का प्रयोग होता है। यानी किसी एक पार्टिकुलर कंट्री में कुछ लोग जो है वो किस प्रकार से निर्वाचित होंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट में निर्वाचित होंगे, सर्वाधिक मत जिसको मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। और आधी इस कंट्री में जो सीटें आएंगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की सर्वाधिक ज्यादा आएंगी, उस पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीटों पर उतने कैंडिडेट उसके चुनाव जीत जाएंगे। यानी एक ही कंट्री में एक कैंडिडेट भी चुनाव लड़ता है और उसी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी को भी कुछ लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो जहां दोनों प्रकार की प्रणाली मिक्स होकर चलती है उसे आप नाम देते हैं एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, एडिशनल मेंबर इलेक्टोरल सिस्टम के नाम से उसे जानते हैं। तो मुझे लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। इसे टॉप अप मेंबर चुनाव प्रणाली भी कहते हैं। जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, रूस, स्कॉटलैंड में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जर्मनी 50% सीटों के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग होता है और 50% सीटों के लिए आप किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? तो आप यूज करते हैं इसके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। बात समझ में आई? तो यहां जिस कंट्री में दोनों प्रकार की फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्लस जहां पर लिस्ट प्रणाली, दोनों को मिला के जहां प्रयोग की जाती हैं, उसको आप लोग नाम देते हो कि ये कैसा कंट्री है, ये जो है इसमें आप एडिशनल जो है एडिशनल इलेक्शन के नाम से इसे आप जानते हो। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देख रहे हो यहां पर, देखो यहां पर देखोगे आप तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव जीता, ये हो गया, एक सिंपल तरीका देखने को मिल रहा है। और कुछ लोगों ने जीता 30 रेड। देखो यहां पर आप देखोगे तो आपको बताया जा रहा है कि 68% कैंडिडेटों ने चुनाव जीता, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, और 32% आया लिस्ट प्रणाली से। तो इस प्रकार दोनों प्रणाली को मिक्स करके इसमें चुनाव जीतते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें देखोगे आप, इस प्रणाली में मतदाता दो मतों का प्रयोग करते हैं। दो मतों को, एक मत तो पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं वो, पॉलिटिकल पार्टी को, और एक मत उस कैंडिडेट को दिया जाता है। चुनाव की विस्तृत प्रणाली स्थायित्व और प्रतिनिधित्व दोनों का सामंजस्य होता है। चुनाव का तरीका आनुपातिक है, इसमें दल के सरकार का निर्माण की संभावना होती है। यानी इसमें दोनों प्रकार का यूज होता है। आप पॉलिटिकल पार्टी को भी वोट देते हो और आप जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ आप कैंडिडेट को भी वोट करते हो। आप दोनों को इसमें प्रयोग करते हो। तो सर इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी पार्टी जीती? मेरे भाई किसमें, आप विवेक कटियार किसकी बात कर रहे हो? किसमें पता कैसे चले कौन सी पार्टी जीती? इसमें सिंपल है, पार्टी नहीं, कैंडिडेट के पास, कैंडिडेट तो पार्टी से होते। देखो इस सिंपल बात समझो, पार्टी से ही तो कैंडिडेट होते, चुनाव भी पार्टी से होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब एक आती है संचयी प्रणाली, इसे आप कहते हो क्यूमुलेटिव इलेक्शन। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान के चलो 3 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, या ऐसे मान के चलो कि किसी जगह पर 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कितनी सीटें? 4 सीटें। क्यूमुलेटिव इलेक्शन मेथड जो होता है किसी कंपनी वगैरह में डायरेक्टर वगैरह की प्रयोग होता है। किसी जगह पर 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है।
तो कोई भी आदमी जो वोटर होता है, जैसे मैं वोटर हूं, तो मुझे 4 वोट मिली है क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब मुझे 4 वोट मिली है। अब मैं चाहूं तो 4 वोट कैसे, इधर देखो, यहां पर हमने 3 सीटों पर चुनाव करवाया है। जैसे ये 3 सीटें, 1, 2 और 3। अब क्या है कि मैं एज ए वोटर, मुझे 3 सीटें मिली हैं एज ए वोटर। मैं चाहूं तो अपनी तीनों वोट एक आदमी को दे सकता हूं, और मैं चाहूं तो अपनी एक एक वोट एक एक आदमी को दे सकता हूं, और मैं चाहूं तो अपनी 2 वोट एक आदमी को दे दूं और 1 वोट एक आदमी को दे दूं। इस प्रतिनिधित्व में आप देखेंगे कि आनुपातिक तरीका है जिसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुत सदस्य होता है। वो तो ठीक है भाई, बहुत सारे मेंबर चुनाव लड़ते, मतदाताओं को उतने मत प्राप्त होते जितनी सीटों का निर्वाचन होना होता है। यानी इसमें देखो मतदाता को कितने मत मिल रहे हैं। भाई मैं एक मतदाता हूं, और आप देखते हो हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मतदाता को 1 मत मिलता है। इसमें क्या है, इसमें एक मतदाता हूं और एक मतदाता को 4 मत मिल रहे हैं क्योंकि 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मतदाता यह विकल्प उपस्थित होता है कि वह किसी भी एक प्रत्याशी को अपना समूचा वोट दे सकता है या विभिन्न प्रत्याशियों को अपना एक एक वोट मत दे दे। इसमें क्या होता है, सपोज करके देखो, ऐसे हुआ, किसी जगह पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, आपके जिले में चुनाव हो रहा है, आपके जिले में चुनाव हो रहा है, तो 4 सीटें हैं एमपी की, लोकसभा के एमपी की 4 सीटें हैं आपके जिले में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपके पास भी 4 मतें, आपके पास कितने मत है, 4 मत है। आपके पास भी 4 पोस्टें, कितनी पोस्टें आपके पास, आपके पास भी 4 पोस्ट है। अब आप उन 4 पोस्ट पर अलग अलग व्यक्ति को वोट दे सकते हो या किसी एक आदमी को अपने चारों के चारों मत पकड़ा सकते हो। तो इसे आप बोलते हो क्यूमुलेटिव, यानी आपका जो वोट है वो एक जगह इकट्ठा हो गया, इट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। इसको आप क्यूमुलेटिव मत प्रणाली के नाम से जानते हो, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव मत प्रणाली, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब आती है निरपेक्ष मत बहुमत प्रणालियां, ये छोटी मोटी होती हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। द्वितीय मत प्रणाली, सेकेंडरी मत प्रणाली, इसमें निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य होता है, फर्स्ट पास द पास व्यक्ति को एक ही मत देना होता है, विजेता व्यक्ति कुल मतों का बहुमत प्राप्त करना होता है। इसमें क्या होता है, ये जो होती है सेकेंडरी वोट सिस्टम, द्वितीय मत प्रणाली क्या होती है मैं आपको समझाऊं। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट पास द पास सिस्टम है उसी प्रकार से है, बस यहां परसेंटेज चाहिए आपको। आप चुनाव तब जीतोगे, परसेंटेज आपको मिल जाएगी। यानी बहुत सिंपल है, जैसे आज हमारे कंट्री में चुनाव होता है वैसे यहां चुनाव होता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता को 30% वोट मिली फिर वो चुनाव जीत गया, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा कि आपको सर्वाधिक मत मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक मतों में भी आपको एटलीस्ट 50% मत मिलना चाहिए टोटल वोट डालने वाले लोगों का। अगर आपको 50% मत नहीं मिला है तो क्या होगा, फिर मसला यह होगा कि आपका मामला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पहले चुनाव में किसी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो 2 प्रत्याशियों के मध्य रन ऑफ बैलेट होता है। अब रन ऑफ बैलेट क्या होता है, मान के चलो अब वोट पड़ गई, वोट पड़ गई। अब उसमें तो क्या था, एकल संक्रमणी में तो क्या था, एकल संक्रमणी में यह था कि आपका वोट जो है वो जा रहा था, बढ़ रहा था, एक दूसरे को चला जा रहा था। यहां पर क्या है कि एक बार चुनाव हुआ और किसी आदमी को 50% वोट नहीं मिला, फर्स्ट पास द पास सिस्टम की तरह सर्वाधिक मत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा चुनाव होगा तो दो प्रत्याशियों के मध्य रन ऑफ बैलेट होगा। अब ठीक है, 2 प्रत्याशियों के मध्य जो सर्वाधिक मत प्राप्त, द्वारा चुनाव होगा, और उनमें जिसको सर्वाधिक मत प्राप्त हो गया उसको विजेता मान लेंगे। पहली बार में यदि किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत न मिले तो दोबारा चुनाव होता है। इस चुनाव प्रणाली में मतदाताओं के समक्ष विकल्प भी वृद्धि होती है। यानी इसमें क्या होता है, सपोज करो हमारे कंट्री है, अभी चुनाव हुआ, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब चुनाव लड़ रहा है लोकसभा का, लेकिन लोकसभा के चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जिन पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त हुआ है
उन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ेंगी, बाकी सब कैंसिल। अब उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज को वोट परसेंटेज गेन करना होगा, तो छोटी मोटी पार्टियों को अपने साथ ले लेती हैं, मिला के अपना वोट परसेंटेज बढ़ा लेती हैं, और वोट परसेंटेज बढ़ा के क्या करते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। अब मेरी बात समझे। तो इसे कहते हैं बिल्कुल फर्स्ट पास द पास सिस्टम की तरह ही है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की तरह ही है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको एक परसेंटेज प्राप्त करनी पड़ती है, यानी ऐसा नहीं कि आप सर्वाधिक मत जीत गए, सर्वाधिक मत से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें क्या है, सर्वाधिक मत के अलावा आपको एक परसेंटेज प्राप्त करना पड़ता है वोट का। ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, इसको एक बार आप समझ लेंगे, इसको एक बार आप जान लेंगे। मतदाता पहली बार दिल से वोट करते हैं, दूसरी बार दिमाग से वोट करते हैं। पहली बार उन्होंने सबको वोट कर दिया, बीजेपी को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, आम आदमी पार्टी को दे दिया, सपा को दे दिया, बसपा को दे दिया, सबको वोट कर दिया। लेकिन अब इनको कुछ नहीं मिला, तो दोबारा मतदाता सिर्फ 2 पार्टी को वोट करेंगे, और फिर ये मन से वोट नहीं, ये दिमाग से वोट करेंगे। ये परसेंटेज में इनको वोट देना होता है। अब जिसको वोट मिला वो समर्थन प्राप्त करना होता है। शक्तिशाली और स्थायी सरकार का निर्माण भी संभव होता है। इसमें हानि ये होती है कि इसमें किसी तीसरे दल को उभरने की संभावना नहीं होती, क्योंकि 2 ही पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उन्हीं के मध्य जो है पूरा का पूरा फेस ऑफ का मामला चल रहा होता है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थे। अतिरिक्त संक्रमणीय चुनाव प्रणाली, क्यूमुलेटिव आपने पढ़ ली। ये इंपॉर्टेंट चुनाव प्रणाली मैंने आपको बता दी है, और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थी, और ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। आप जो विद्यार्थी इस क्लास को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, विद्यार्थी क्या करें कि ये एक नोट्स है इसका, ये नोट्स आपको मिल जाएगा, निर्वाचन पद्धति का एक नोट्स है। इस नोट्स को आप लोग ले लेंगे, इसको आप लोग देख लेंगे, और ये तुलनात्मक राजनीति का टॉपिक है। जो विद्यार्थी हमारे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बता ही रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ये इसका जो था आज का था। थैंक यू।